पहले मखदूम साहब को कभी सपोर्ट नहीं किया है। पीटीआई आपने छोड़ दी जी, इसकी वजूहत क्या थी? करप्ट समझा जाता था, उन्हीं को उसमें शामिल किया गया। लेकिन आपकी ही फैमिली में से कुछ लोग दूसरी पार्टी में भी बैठे मखदूम साहब की हार की क्या वजह? आप उन्हें कह रहे हैं कि उनका सियासी कद बड़ा, मैंने भी कहा है, मैंने भी ब्लॉग किए हैं प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को चेंज किया गया, सियासी जमात उन्होंने आइडियल हल्के के बाद तब्दील की। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, इलेक्शन गुजर गए और बात करेंगे आज हम इलेक्शन के हवाले से हार जीत के। जो लोग इस वक्त हार चुके हैं उम्मीदवार, उन पर भी, और जो जीते हैं उन पर भी। इसके लिए मैंने आज दावत दी है ख़ास तौर पर जंग के हलकों पर बात करने के लिए कि मखदूम फैसल साले हयात साहब के हलके पर बात करेंगे कि उनकी हार की वजूहत क्या हैं। तो इसके लिए मैंने दावत दी है साबिक चेयरमैन रहे हैं जंग में सैयद फ़ारूक हसनैन बुखारी साहब, और बल्दियात इत्तेहाद एक दौर में कायम हुआ है और ये उसके बानियों में शामिल होते हैं। तो इन्हें अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्र सर। आपका पीटीआई से भी बड़ा गहरा ताल्लुक रहा जनाब, उस पर भी बात करेंगे जी। हाजिर है जनाब। अब आपके वो इसमें आ गए हैं, एक नरगे में आ गए हैं, तो आप जो पूछेंगे आपको हम बताने के लिए। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि 2018 के जो इलेक्शन हुए थे, जी, क्या वो फेयर हुए थे? देखिए जी, पाकिस्तान की जो सियासत है वो उसको आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं और पूरी दुनिया समझती है कि उसका क्या लेवल है या किस तरह वो होता है। अब मैं अगर उसकी गहराई में जाऊंगा तो वो मेरा नहीं ख्याल के मुनासिब। यस नो में जाएं तो फिर क्या जवाब? मैं उसमें परसेंटेज पे आ जाते हैं। मैं नहीं समझता इसकी परसेंटेज फिक्स करना भी कोई जो है ना वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक हल्के के मुताबिक उसके फैसले होते हैं। जिस तरह आपके इस 2023 के जो हमारा हल्का है उसका जो फैसला है वो इंतहाई अजीब है, और उस पर जिनकी नज़रें थीं या जिन्होंने उस पर जो इकदाम किए वो हो सकता है बाकी हलकों पे ना हुए हों। तो इसलिए हर हलके पे इस तरह बात करना वो मौजू नहीं होगा। अच्छा, फिर बात करेंगे कि आप तो पीटीआई में थे, पीटीआई आपने छोड़ दी जी, इसकी वजूहत क्या थी? इसकी वजूहत बहुत वाज़ेह और नुमायाँ हैं। सबसे पहली रीज़न जो है वो ये है कि उस जमात में पहले नंबर पर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। जब आप कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी एक ह्यूमन नेचर है कि जिसमें आप ये चाहते हैं कि उसको एक्नॉलेज किया जाए। जी। और एक्नॉलेज करने के बाद वो इनफैक्ट वो चीज़ आपको एक रिफ्यूल करती है, एक्टिव हो जाता है। वो बंदा कहता है कि ठीक है यार, मुझे यहाँ पर मेरी अप्रिसिएशन हो रही है, यहाँ पर मुझे एक्नॉलेज किया जा रहा है, तो उसमें फिर वो और लग के काम करता है। ऐसे पहली बात ये आ गई। दूसरी बात ये है कि जिन पॉइंट्स पर और जिन नुकात पर पीटीआई का क़याम हुआ था वो उन नुकात से बहुत दूर जा चुकी है। इसलिए कि देखें कि जो जिन लोगों को पीटीआई की नज़र में करप्ट समझा जाता था उन्हीं को उसमें शामिल किया गया। ये आप उस वक्त की बात कर रहे हैं, वो बहुत से लोग बाद में छोड़ गए थे। छोड़ तो गए, मगर वो भी छोड़ गए, लेकिन आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब आपने पूछा भी उसी दौर में। हाँ, मैं उसी दौर का पूछ रहा हूँ कि आपने उस वक्त पीटीआई छोड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब वो छोड़ गए या वो शामिल हुए तो एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट का एक जो है वो देखने में आई लोगों में, आवाम में, और ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे, डिस्ट्रिक्ट बेयरर्स थे, जो डिस्ट्रिक्ट के बेयरर्स थे, वो उनके पीछे हटने की भी वजह यही थी कि उनको कोई ख़ास उनकी एक्नॉलेजमेंट ना हुई। नंबर 2 और नंबर 3, आप ये देखें कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा, ये आपने हर जगह यही सुना होगा, अब मैं क्या वो राम कथा नहीं लेके बैठ जाऊं, बट ये जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि पंजाब की गवर्नमेंट एक ऐसी आपकी बैकबोन की हैसियत रखती थी जिस पे आपके पूरे मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो उसके गिल्द रिवॉल्व करती है, ठीक है, और वो किसके सुपुर्द की गई? उस्मान बुज़दार साहब। ठीक है जी। अब मैं तो उस बंदे का नाम भी इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो पीटीआई को छोड़ के ज़िया लीग में शामिल हो गए, आपके इल्म में होगा, ठीक है।
तो ऐसे बंदों को आगे लाया गया और उनके पीछे मफाद क्या था? उनके पीछे ये मफाद था कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे जी एक हुक्म आ गया और वो हुक्म आया जी पीरनी साहिबा से कि ये काम आपने करना है। उसकी कोई लॉजिक बनती है नहीं बनती है, ठीक है, वो फैसला आ गया। अच्छा, अब वो पीरनी साहब माजरत के साथ जो उनकी मिसेस थी, इस हद तक खबरें हैं कि हर शाम तकरीबन उनको एक मिल जाता था, एक मैसेज मिल जाता था कि कल ये होना है। अच्छा। और वो उसी रात या सुबह में वज़ीर आज़म साहब को बता देती थी कि ये होना है, और वो हो जाता था, जिससे वो वज़ीर आज़म साहब की जो अकीदत थी अपनी बेगम के साथ ज़्यादा हो गई। वो मज़ीद बढ़ती गई। अब ये बताइए, ये पूरा एक चैनल चलता था और इस चैनल को ना समझा गया, और मैं कहता हूँ कि बिल्कुल जो है ना जी वो दरगोर हो गई इन बातों की वजह से। और इन्हीं बातों को देखते हुए आप जैसे लोग जो इस जमात से साइड पे हुए, बिल्कुल एग्जैक्टली। इस पे आपको कभी कोई पछतावा हुआ है कि आपने छोड़ी, अच्छा फैसला था, या अब ऐसा लगता है कि गलती कर बैठा? देखें जी, पछतावा तब होता है कि जब आपको किसी चीज़ का कोई कहीं से पता चले। ना हमारा उनको पहले कभी पता था और न बाद में उनको कभी पता चला। पछतावा हमें क्या होना है? हम तो उस लेवल पे हैं, निचले लेवल की गेमें हैं, ठीक है। उसमें हमारे साथ ना उनके कोई मफाद, ना कोई बातें, ना कोई किस्सा कहानियाँ। तो जब हमें इस चीज़ का कोई पता ही नहीं चला तो हमें पछतावा किस चीज़ का होना था? ये आपकी बात भी ठीक है, जब आपको ऊपर पहुंचने नहीं दिया, नहीं पहुंचने देते, तो बिल्कुल नो रही जी। इस वजह से आप जैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग थे और जो पॉलिटिकली वर्क कर रहे थे उस वक्त, वो साइड पर। एग्जैक्टली। अब बात करते हैं 2024 के मौजूदा इलेक्शन में। बिल्कुल ऐसे ही कहूँगा कि अब आप किस पार्टी के हैं? पहला सवाल तो ये है, फिर उसके बाद मैं समझता हूँ जी, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं देखिए, जो हमारे हल्के की सूरत हाल थी उसमें जब मखदूम साहब की बात आ गई, क्योंकि उनके साथ जो हमारा इल्हाक है वो इतना मजबूत इल्हाक कि उसके बाद किसी भी पार्टी की बात करना जो है उसका जवाज़ नहीं बनता। वो जो फैसला करें, हमारा फैसला उन तक है कि हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे या हमने उन्हें नहीं छोड़ा है, ठीक है। अगला जो वो फैसला करे वो आप डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हैं, हम उनसे नहीं पूछ सकते। लेकिन आपकी ही फैमिली में से कुछ लोग दूसरी पार्टी में भी बैठे इस पे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया तो दूसरे तीसरे दिन एक और इवेंट वहीं ऑर्गेनाइज किया। ये आपने बहुत तो ये क्या हुआ था अचानक? देखिए जी, बात आपको ही छोड़ दिया उन्होंने? देखिए जी, हम 3 जो घर हैं ना, हमारी फैमिली के 3 घर हैं जी। उन 3 घरों में देखिए, अब 3 घरों में से मेजॉरिटी का डिसीजन होना चाहिए। जी जी। मेजॉरिटी का डिसीजन होना चाहिए ना, कि अगर 2 घर जो एक फैसला कर दें, तीसरे घर को अगर वो इत्तेफाक चाहते हैं तो फिर उनको चाहिए कि वो 2 घरों का फैसला माने और वो हमारे साथ चल पड़े। हम 2 घरों का ये फैसला था कि हमने, क्योंकि पहले मखदूम साहब को कभी सपोर्ट नहीं किया है। अच्छा। पहले हम बेगम आबदा हुसैन साहिबा की तरफ थे, ठीक है। मगर जब से वो पसे पुश्त गई हैं सियासत से, उन्होंने सियासत छोड़ी है, तो उसके बाद मखदूम साहब का ये पहला वक्त था जब उन्होंने हमारे हल्के में आए। तो फिर सपोर्ट बनती थी, क्योंकि तो आप फिर हमारे ओवरऑल सपोर्ट सादात के अलावा, मैं आपको बताऊं जी कि सादात और बिरादरी के अलावा मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि जो मखदूम साहब का एक कद है, सियासी कद, वो इतना है कि उनके मुकाबले में किसी को पलड़े में डालना वो जायज़ नहीं है। अच्छा, लेकिन ये हुआ क्या? आपको क्या लगता है मखदूम साहब की हार की क्या वजह? आप उन्हें कह रहे हैं कि उनका सियासी कद बड़ा, मैंने भी कहा है, मैंने भी ब्लॉग किए हैं, प्रोग्राम्स किए हैं, मुझे भी यही है कि मखदूम साहब का सियासी कद बेहतर है निस्बतन। तो आप ये क्या निस्बतन नहीं, यकीनन, और बहुत सारा। आप ये बताएं कि हार की वजूहात क्या बनी? इस पे आपका भी मैं राय लूंगा, फिर मैं जो पब्लिक ने इस पे दिए राय उस पर भी बात करूँ। देखिए अदनान भाई, बात ये है कि इंतखाबात से पहले एक बहुत बड़ा कदम मखदूम साहब ने उठाया जमात की तब्दीली का, नून लीग को ज्वाइन कर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल वाज़ेह है। तो इस जमात की तब्दीली के फैसले पर, जहां पर आपकी हल्के में कुछ मुखालफत बढ़ी, जी,
वहीं पर मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं कि काफ़ी वसी पैमाने पर और समझ लें कि सूबे में या इवन मुल्क में इस हलके को बतौर ख़ास टारगेट किया गया। ठीक, पार्टी छोड़ने की कहीं ना कहीं बुनियाद पर। ठीक है जी, एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह अपना ये भी तासुर था कि मखदूम साहब ने अपना आइडियल हलका बनवाया। ये बात भी जब तक आइडियल हलका था उस वक़्त तक उनकी गालबन सियासी जमात तब्दील नहीं हुई थी। ऐसी सियासी जमात उन्होंने आइडियल हल्के के बाद तब्दील की है। हल्का किसी से बनवाया आइडियल और फिर नहीं वे अब इस तरह ना करें। ये भी है ना, ये बात भी है ना। तो कहने का मकसद है कि जब वो ये एक इख्तलाफ शुरू हुआ कि उन्होंने हल्का बनवा लिया और वो सारा उनका सब ठीक हो गया, ज़ाहिर बात है जी। देखें हल्के में इनकी ये कोशिश थी कि ये फ़लाँ इलाका हो, उनकी कोशिश थी कि वो इलाका हो। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो वायबल समझा वो बेहतर फैसला उन्होंने किया। ठीक है। अब एक वजह यानी ये सामने आ रही है पार्टी तब्दील करने की आपकी नज़र में। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा ये है जी कि जो पीटीआई, एक मैं ख़ास तौर पे कहूँगा, एक वो जमात जिसने घर घर में तफरीक पैदा की है, और मैं आपको इसका थोड़ा सा पस मंज़र भी बताऊंगा। आपने बड़ा फिक्रा इस्तेमाल किया, तफरीक पैदा की। मैं ये कहूँगा कि घर घर में वोटर पैदा किए। इस तरह भी कहा जा सकता है कि घर घर में वोटर पैदा किया। नहीं, वो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर ये है कि इसको आप शऊर का नाम दे दें, इसको आप शऊर का नाम दें कि लोगों को शऊर आया है। मैं समझता हूँ शऊर आया है, मगर उस शऊर के साथ साथ जो इज़्ज़त का इख्तिताम हुआ है ना, एक आपस में इलेक्शन के दिनों में चाहे जितनी मुखालफतें हो जाती थी, मगर इलेक्शन के बाद ऐसे लगता था कि जैसे बिल्कुल एक से हैं सारे, कोई फ़र्क नहीं रह जाता था। मगर ये करिश्मा, ये मोजज़ा और ये जो आप कह सकते हैं ना जी कि एक इनकी तरफ से एक जो देन है, वो इस जमात की तरफ से ये है कि इन्होंने बेटे को बाप से, भाई को भाई से, ये ऐसा इन्होंने वो तफरका डाला है जो कि आपकी एक रख रखाव की जो एक दुनिया और सियासत थी ना, उसको इन्होंने छोड़ दिया। और यही वजह बनी कि उसमें जब हमारे वो उन्होंने फैसला कर लिया जी कि हम आपको जो है वो इसमें आपके साथ नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी जगह पर आप तो हमारे चचा हैं। जी, लेकिन इस फैसले में साथ नहीं है। आप हमारे चचा हैं, मगर इस मौके पर अगर हमारे वालिद साहब ही होते तो हम शायद उनको भी बात ना मानते। इस बात का मुझे दुख है और बेइंतहा दुख है कि उन्होंने ऐसा कहा तो क्यों कहा। यहाँ लेंगे जी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, शाह साहब से सच्ची और खरी बातें जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान और आज मेरे मेहमान हैं सैयद फ़ारूक हसनैन बुखारी साहब। इनसे बात हो रही थी जंग के हल्का NA 108 पर मखदूम फैसल साले हयात की हार की वजूहात पर।
तो एक वजह तो सामने आ गई कि जो उन्होंने इलेक्शन के आखिरी दिनों में नून लीग को ज्वाइन किया है, इनके मुताबिक भी है। और जो फेसबुक पर जब मैंने सवाल ये दिया कि आप लोग अपनी राय दें कि मखदूम साहब की हार की वजूहात क्या हो सकती हैं, तो उसमें एक बड़ी वजह ये भी लिखी गई कि उन्होंने जो जमात नून लीग ज्वाइन किया। बाकी वजूहात भी जानते हैं शाह साहब से जी। एक वजह तो सामने आ गई, अगर दूसरी वजह पूछूं तो क्या हो सकती है? दूसरी देखिए जी, पहले बात हो रही थी कि जो जमात तब्दील करने की वजह से यहाँ पर इलाकाई मुखालफत तो बड़ी सो बड़ी, फिर जो ऊपर के हलके थे जी जी, उनमें जो मुखालफत जो है वो पैदा हुई, उसकी एक मिसाल तो ये भी है कि जब इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है तो उसके बाद जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं उन पे मुकम्मल बैन होता है। ये एक शहादत है, ये एक गवाही है और ये एक प्रूफ है कि उन दिनों में क्या ऐसी ख़ास वजह थी, कोई आपके लॉ एंड ऑर्डर का कोई ऐसा मामला था कि जिसमें आपके ज़िला के मामलात जो हैं वो बेहतर नहीं निपटाए जा रहे थे, या कोई ख़ास शिकायत थी जिसकी बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को चेंज किया गया। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ ये पे मैं एक बात करूं, प्लीज़, अगर ये चेंज हुए तो इसका मतलब है पिछले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के सर पे मखदूम साहब इलेक्शन जीत सकते थे? मैं ये नहीं कह रहा, नहीं, आपके इस बात से ऐसे लग रहा है। जी, मगर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये वाक़या ऐसा था कि एक बग़ैर किसी बुनियाद के कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था उन दिनों में जंग में, कोई ऐसी सरगर्मी नहीं थी जिसको कंट्रोल करने के लिए ये काम किया गया। मेरे कहने का मकसद ये है कि ऊपर से और गैबी तौर पर जो ये मामलात थे उनमें इस हलके को जो है वो बड़ा एक ख़ास तौर पे इसको तवज्जो दी गई। और आप ये अगर जो वोट्स हैं जी, वोट्स को देखें तो मखदूम साहब ने हासिल किए हैं जी 1,34,270 और उनके मुखालिफ साहबजादा साहब ने लिए हैं 169,578 यानी 1,69,578। जी जी। तो मेरे नज़दीक इतनी मुखालफत के बाद आप कहते हैं कि सियासी जमात की वजह भी थी, इसमें सियासी जमात की वजह भी ला लें, तब्दील करने की वजह, उसके बाद जो ज्वाइन की उसकी मुखालफत, ठीक है जी, उसके बावजूद उन्होंने पिछली बार से तकरीबन 30,000 वोट ज़्यादा लिए हैं। ये गालमन 1,06,000 के करीब इनके ऐसे ही है वोट थे और उससे ज़्यादा वोट तकरीबन 30,000। अच्छा, ये वोट तो ज़्यादा आ रहे हैं जी जी, लेकिन एक तासुर जैसे आपने पुलिस वाला कहा है, तो जो इनके मुखालफिन थे इलेक्शन के दौरान वो मुसलसल कह रहे थे कि मखदूम साहब जो यहाँ सियासत करते हैं वो पुलिस के दम पर करते हैं और कुछ लोगों को उन्होंने कोई जो है ना पकड़वाया, किसी पर पर्चे दिलवाए, तो इस किस्म के इल्ज़ामात भी लगते रहे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या मखदूम साहब का जो सियासी कद है क्या वो इस लेवल पर जाता है? अदनान भाई, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप बेहतर समझते हैं, उसमें काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो आपका दिल नहीं कर रहा होता कि आप करें, मगर इलाकाई तौर पर आपको काफ़ी कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसमें जो उस इलाके की रिक्वायरमेंट होती है, जो उस इलाके की डिमांड होती है। ठीक है जी। तो मैं इस वोट वाली बात पे फिर एक पॉइंट और, डिमांड है कि पंजाबी के अंदर में लितर पौला होता है। नहीं, मैं देखिए लितर पौले के हक में तो मैं ना पहले था ना अब हूँ। ठीक है, ये लितर पौले वाली जो सियासत है वो कोई इतना अच्छा अमल नहीं है। ठीक है, कोई भी इस बात को ये नहीं कह सकता कि ये एक अच्छा अमल है, बट जहाँ पर ज़रूरी हो मामलात को कंट्रोल करने में, जहाँ पर मेरिट्स को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी हो, तो उसमें आप इसी पुलिस से इख्तियार छीन के दिखाएं। अच्छा, यहाँ ना आपकी सारी बातों से ऐसे लगा जैसे हमने पहला पॉइंट निकाल लिया जमात चेंज करना, दूसरा पॉइंट लग गया कि जनाब वो जो था कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी तब्दीली आई, वो पॉइंट आ गया, तीसरा पॉइंट आप किसे समझते हैं? हाँ जी, अब मैं वो एक मेरे वोट्स वाली बात मेरी एक रह गई थी जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जी, कि ये जो 1,64,000 वोट मखदूम साहब ने लिया है, ये वो वोट है जो ढेर सारी नफरतों के बावजूद है।
यानी जिसको आप कह सकते हैं कि जाती वोट बैंक जिसे कहा। ठीक है। जबकि जो उनके मुखालिफ ने लिया 1,69,000, इसमें मेजॉरिटी ऐसी है कि जो पीटीआई है। पीटीआई मेन फैक्टर है। आप ये देखें कि एक ज़माना था। अच्छा, इसका अंदाज़ा एक इतने बड़े सियासतदान को हुआ ही नहीं कि ये भी हो सकता है कि पीटीआई का खामोश वोटर बाहर निकल सकता है। नहीं, उसमें मैं अंदाजे की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि हम उनकी किसी बात को चैलेंज जो है वो नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि वो दूरअंदेश सियासतदान है। एक बात की है, अपने एक मैसेज में ये बात की है, वीडियो पैगाम में की है कि जिस बात का खदशा था कि खामोश वोटर निकलेगा, वो वही हुआ है कि वो खामोश वोटर निकला है, साइलेंट वोटर निकला है। और जो रिकॉर्ड कास्टिंग हुई है, आप ये देखें कि जो नेशनल असेंबली के कंटेस्टेंट्स होते थे उनके कभी 1 लाख से वोट एक्सीड नहीं करते थे। इस दफ़ा कमाल हुआ। आप देखें ना, ऐसे ही इसको सेकंड करते हैं आप, ऐसे ही है बिल्कुल। जब 1 लाख से एक्सीड नहीं करते थे तो इस दफ़ा देखें तो 2 लाख के करीब पहुंच जाते। अब उसमें मेन फैक्टर तो यही है ना कि जो साइलेंट वोट जो आपका किसी जगह पे आपको नज़र नहीं आता, जो कहीं भी नजर नहीं आए, किसी जलसे में नहीं जाएगा, आप वोट डालते किसी एक्टिविटी में नहीं जाएगा, बट जो वोट कास्टिंग है वो उस दिन वहां पर पहुंचता है, तो इट मींस साइलेंट वोटर। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ये बातें क्लियर हो गई कि मखदूम साहब की जो वजूहात थी, ये बिल्कुल अब हमें सामने पता चल गया कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से उन्हें जो है ना ये इलेक्शन लूज करना पड़ा। अब आप क्या समझते हैं कि जो मुंतखब हुए हैं झंग से, एक पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया, कि क्या ये लोग झंग के लिए कुछ कर पाएंगे, या अगर ये अपोजिशन में बैठ गए तो फिर झंग का क्या बनेगा? अदनान भाई, इसमें जो ज़ाती आपका नुमाइंदा होता है, जी, जो कि मुंतखब नुमाइंदा होता है, ये उस पर बहुत ज़्यादा मुनसर करता है, उस पर इन्हसार होता है कि वो आपके इलाके की बात को आगे प्रेजेंट कैसे करता है। क्योंकि किसी भी सियासी जमात के लीडर को हमारे इलाके से कोई सरोकार नहीं है, ऐसी उनके कोई मफाद यहाँ पर नहीं है, सिवाय इसके कि जो उनके मुंतखब शुदा नुमाइंदे हैं वो अपना इजहार करे कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो एक तो इलाके का नुकसान भी होगा, और दूसरा आपकी जो अपनी पॉपुलैरिटी है वो नुकसान में जाएगी। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि अगर मखदूम साहब जो है वो इसमें नुमाइंदगी कर रहे होते तो पोजीशन बहुत बेहतर होती। और आप ये देखें ना, एक वो ज़माना था कि जब इनके मुखालफिन की कैंपेन पे पाबंदी थी, इनकी जलसों पे पाबंदी थी, ऐसे इनकी तमाम एक्टिविटीज़ पे पाबंदी थी, और यकसर तब्दीली हुई है कि आखिरी एक हफ्ता मिल गया कि आखिर में जब वो वाक़या रूनुमा हुआ है ट्रांसफर पोस्टिंग वाला, उसके बाद आप समझते हैं, उसके बाद आप देखें, उसके बाद इनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो तब वो कर सके हैं। अच्छा, आप खुद भी एक सीनियर सियासतदान हैं, नज़र रखते हैं सियासत पे, जो नज़र रखता है वो सियासतदान नहीं होता है आजकल। तो आप ये देखें ना, जो बंदा भी एक्टिव है और वो सियासत पर नज़र रखता है तो इसका मतलब है वो सियासतदानों को सीनियर लेवल पर देख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है, इसमें कौन सा प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जो हालात को संभाल सकता है, कौन सी ऐसी जमात है, तो आपकी नज़र में क्या होनी चाहिए? देखिए जी, मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया है कि खान साहब थे ना, उनसे कितनी तवक्कुआत थी अवाम को, बिल्कुल, और वो ये कहा करते थे कि जब मैं ठीक हूं तो सारा मेरा सिस्टम ठीक होगा। मगर ना वो ठीक रह सके ना सिस्टम, क्योंकि उन पे जो मजबूरियां आ गई, अपने घर से मजबूरियां आई ना, ठीक है ना, वो ठीक रह सके और ना ही उनका पूरा सिस्टम ठीक रह सका। आप ये देखें कि मेरे दोस्त हैं जाहिद मलिक साहब, ठीक है, वो यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट थे, आपके प्रेसिडेंट, चीफ ऑर्गेनाइज़र भी रहे, ऐसे ही, बट उनके साथ जो ज़ाती मामलात और ज़ाती वाक़यात पेश आए, उन जैसे नज़रियाती वर्कर को पार्टी ने इग्नोर किया। वो किसके लिए इग्नोर किया आप देखें, ऊपर से तो उनको कोई असर मत, वो यहाँ के लोकल
लोगों ने उनको इग्नोर करवाया, या उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया, ये एक्सेप्ट नहीं किया, accept ठीक नहीं है। किया, दूसरे लफ्ज़ों तो में हम यानी नहीं इस किस्म के जो मामलात हैं उसमें आप किसी बंदे का ये नहीं कह सकते कि कौन सा वजीर आज़म बेहतर रहेगा। आप ये कह सकते हैं कि आपका ये सिस्टम वर्क कैसे करेगा, जिसमें आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए। और मेरे नज़दीक अगर मेरे इख्तियार में होता तो जितना वक्त अदालतों में ज़ाया होता है, जितनी उसमें मदाखलतें होती हैं, जितनी उसमें साजिशें होती हैं, ठीक है, इस निज़ाम को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? सिस्टम पे ओवरऑल यानी सवाल सिस्टम पे डिपेंड करता है, बंदे पे डिपेंड नहीं करता। जब तक आप सिस्टम चेंज नहीं करेंगे, उसको पक्का नहीं करेंगे। आपका जवाब बड़ा वादे आ गया। शाह साहब बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और इस तरह की सियासी गुफ्तगू आपके साथ हम करते रहेंगे और सच्ची और खरी बातें जानने की कोशिश भी करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से आप कमेंट्स में हमें राय दे सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।